नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा बर्गर किंग इंडिया का आईपीओ, जो कि कल लॉन्च हो रहा है वेंसडे को 2 दिसंबर 2020 को और बंद होगा 4 दिसंबर 2020 को। तो जो ये कल आईपीओ आ रहा है बर्गर किंग का, तो आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है, या इस वीडियो के बाद आपको ये पता चलेगा कि इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना। तो अप्लाई और अवॉइड का डिसीजन आज इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली ले पाओगे। तो चलिए आज की रिव्यू वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बर्गर किंग का आईपीओ जो कि कल लॉन्च हो रहा है, ये अराउंड 810 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 450 करोड़ फ्रेश इशू है और जो बाकी बैलेंस है 360 करोड़ वो है ओएफएस। अब ओएफएस का क्या मतलब होता है? ओएफएस का मतलब होता है ऑफर फॉर सेल, जहां पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपना माल बेचकर निकलते हैं। एक बात ध्यान रखिए कि ओएफएस में जो भी शेयर बेचे जाते हैं उसका जो पैसा आता है वो कंपनी के पास नहीं आता, वो उस शेयर होल्डर के पास आता है जो एग्जिस्टिंग, जिसने वो शेयर्स पहले से ले रखे होते हैं, और अब वो जो बेच रहा है उसका जो पैसा आएगा वो कंपनी के पास नहीं जाएगा। जो फ्रेश इशू होता है उसका पैसा कंपनी के पास आता है। आगे हम बात करेंगे कि जो ये कंपनी है बर्गर किंग, इसने पहले ही प्री आईपीओ फंडिंग, देखो दोस्तों, आईपीओ से पहले भी एक प्री आईपीओ फंडिंग होती है। आईपीओ से पहले जो पैसा रेस करा जाता है उसे कहते हैं प्री आईपीओ फंडिंग। तो अभी तक 92 करोड़ की तो प्री आईपीओ फंडिंग कंपनी ले ही चुकी है। तो ये इन्वेस्टर है अमांसा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जिसको शेयर्स अलॉट करे गए हैं 58.50 पैसा पे। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने 92 करोड़ के शेयर्स लिए हैं एट 58.5 पर शेयर। ठीक है, बर्गर किंग के पास रिजर्व है 10% पोर्शन जो रिटेल इन्वेस्टर के लिए है। मतलब इस बार जो बर्गर किंग का आईपीओ है, 10% जो रिजर्व करा गया है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, 15% यहाँ पर रिजर्व करा गया है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए, और 75% यहाँ पर रखा गया है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, कोटक महिंद्रा कैपिटल और सीएलएसए इंडिया लिमिटेड, एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज और जेएम फाइनेंशियल, ये जो बर्गर किंग आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं बर्गर किंग कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या है। बर्गर किंग इज इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग क्यूएसआर। क्यूएसआर का मतलब होता है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। ठीक है, ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग क्यूएसआर है। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट फास्ट फूड बर्गर ब्रांड विद 249 ऑपरेशनल एक्टिव स्टोर आउट ऑफ 268 स्टोर। अभी इंडिया में टोटल 268 स्टोर हैं बर्गर किंग के, और उसमें से 249 ऑपरेशनल है। आउट ऑफ 268 स्टोर में से 8 जो स्टोर्स हैं वो फ्रेंचाइज्ड स्टोर हैं। बाकी जो 260 स्टोर्स हैं वो बर्गर किंग खुद ओन्ड करती है, चाहे वो अब लीज में हो या कैसे हो। पर उसका क्या मतलब है, बर्गर किंग के वो अपने स्टोर हैं, और जो बाकी 8 स्टोर हैं 260 प्लस 8 जो 8 स्टोर है वो फ्रेंचाइज स्टोर है। आगे हम बात करेंगे कि बर्गर किंग की प्रेजेंस की। तो बर्गर किंग इस टाइम इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। पहले ये नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा ग्रो हुआ, पंजाब साइड, हरियाणा साइड, दिल्ली एनसीआर में ये ज़्यादा ग्रो हुआ। धीरे धीरे करते ये राजस्थान में भी ग्रो हुआ, और उसके बाद यूपी में भी ग्रो हुआ, और इसने अच्छी ग्रोथ यहाँ पर पकड़ी गुजरात और महाराष्ट्र में। उसके बाद अब जो बर्गर किंग का प्लान है कि साउथ और ईस्ट इंडिया में भी ग्रोथ करना, तो काफ़ी ग्रोथ बर्गर किंग की आगे प्लान्स है, काफ़ी ग्रो करना चाहते हैं अपने आप को। अब हम बात करेंगे बर्गर किंग की कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में। सबसे पहली बात, स्ट्रॉन्ग कस्टमर वैल्यू प्रपोजिशन। जैसी बर्गर किंग 5 साल पहले आया था ना, तो एक इंडिया में उसका अलग ही क्रेज था, क्योंकि बर्गर किंग इस टाइम 100 कंट्रीज में अवेलेबल है। तो 100 कंट्रीज में अवेलेबल होने से बर्गर किंग की एक बहुत ही बड़ा नाम है, ब्रांड नेम है। तो इंडिया में आने से लोगों को एक वो हो गया था कि जब मैकडोनल्ड से धीरे धीरे लोगों का मन भर गया, तो अगला ऑप्शन क्या मिला, बर्गर किंग। और जैसे एक मैकडोनल्ड में छोटी सी एक बीच में प्रॉब्लम हुई थी, जब वहां पे मैकडोनल्ड, ये 2 या 3 साल पहले की बात है, मैकडोनल्ड 2 या 3 महीने के लिए बंद था दिल्ली के अंदर, तो बहुत ज्यादा बर्गर किंग की उस टाइम सेल हुई थी। तो बर्गर किंग का तब से नाम बन गया। और ठीक है, सेकंड ऑप्शन आता है एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइज राइट्स इन इंडिया। इसके बाद एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइज राइट है, ब्रांड वैल्यू एंड कस्टमर लॉयल्टी। एक ब्रांड वैल्यू भी अवेलेबल है इसकी, और कस्टमर से लॉयल भी है ये। ठीक है, वर्टिकली स्केलेबल सप्लाई चेन, और इनकी जो सप्लाई चेन है, जो सप्लाई करते हैं इनको, वो बहुत ही अच्छी तरीके से इनकी सप्लाई चेन चलती है।
एक्सपीरियंस्ड एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम। हाँ, ये बात तो मैं मान सकता हूँ कि इनकी मैनेजमेंट टीम जो है एक्सपीरियंस्ड है और प्रोफेशनल है। क्यों? क्योंकि मैंने इनकी जो मैनेजमेंट की टीम के बारे में पढ़ा तो सारे ही काफ़ी एक्सपीरियंस थे। कोई भी मुझे उस मैनेजमेंट टीम में लगा नहीं कि कोई यंग ज़्यादा हो, ज़्यादा ही एक्सपीरियंस, किसी ने कहीं 10 साल यहाँ काम किया, किसी ने इस वाली कंपनी, मतलब बड़ी बड़ी कंपनी से निकल के बर्गर किंग में आए हैं, तभी 5 साल में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं और फास्टेस्ट ग्रोइंग QSR है। आगे हम बात करेंगे कि अब तो हमने बात कर ली स्ट्रेंथ की, यार हमें ये भी बात करनी चाहिए कि बर्गर किंग की वीकनेस और थ्रेट्स क्या है। ठीक है, सबसे पहली थ्रेट या वीकनेस आ जाती है हेल्थ कंसर्न अराइजिंग फॉर पुअर फूड क्वालिटी, एल्जेरिक रिलैक्शंस एंड अदर फूड रिलेटेड हार्म में नेगेटिवली इफेक्ट बिजनेस ऑपरेशन। देखो, बर्गर किंग को एक तरह से बर्गर जो होते हैं या कुछ भी, इनको माना एक तरह से जंक फूड ही जाता है। इवन हम उसको कोई कह सकते हैं कि हेल्दी फूड है, पर कोई ना कोई, ज़्यादातर लोग यही कहते हैं जंक फूड है। तो ये हेल्थ कंसर्न अगर लोगों में ज़्यादा आता है तब बर्गर बिकने कम हो जाते हैं, तो बर्गर किंग को यहाँ से बिजनेस ऑपरेशन में इफेक्ट हो सकता है। कंटिन्यूसली चेंजिंग कस्टमर फूड प्रेफरेंस हैबिट में डिक्रीज बर्गर की। और जो जैसे ही लोगों की डिमांड चेंज होती रहती है, प्रेफरेंस चेंज होती रहती है, कभी लोगों का मन करता है पिज्ज़ा ज़्यादा खाना है, कभी कुछ खाना है, तो इस तरह चीज़ें से बर्गर किंग की डिमांड कम हो सकती है। थर्ड आ जाता है अनअवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल लोकेशन टू एस्टैब्लिश न्यू रेस्टोरेंट। देखिए, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। बर्गर किंग इस टाइम जो इनका आगे गोल है, मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ कि बर्गर किंग का नेक्स्ट गोल है इंडिया में 700 न्यू स्टोर्स खोलने का। मतलब 700 स्टोर 2026 दिसंबर तक इंडिया के अंदर नेक्स्ट 700 स्टोर खोलने। तो बहुत ही बड़ा टारगेट लेके बर्गर किंग चल रहा है। पर एक इनको प्रॉब्लम आ सकती है कि बर्गर किंग को खोलने के लिए सूटेबल लोकेशंस चाहिए। पर मैंने इनके मैनेजमेंट के कुछ कमेंट्री पढ़ी थी, तब उनका ये मानना है कि दिल्ली में जितने नए मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं, मुंबई में जितने मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं, उनका टारगेट है कि मेट्रो के स्टेशन के अंदर बर्गर किंग को खोलना। तो एक बात तो है कि अनअवेलेबिलिटी और सुटेबल लोकेशन मिलना भी बड़ा मुश्किल है, पर इनको लोकेशन मिल भी सकती है। अब हम बात करेंगे कंपनी के प्रमोटर कौन है, कंपनी को कौन होल्ड करता है। तो QSR एशिया PTE जो एक कंपनी है, QSR जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट एशिया की है, वो इसको ओन्ड करती है, वो इसकी प्रमोटर है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू, इसको समझना बहुत ही जरूरी है कि कंपनी क्यों IPO लेके आ रही है। यार क्या जरूरत पड़ी IPO लाने की? कंपनी के पास पहले से भी इतने सारे स्टोर हैं, क्या जरूरत पड़ी? सबसे पहला इसका पॉइंट है जो फाइनेंस टू फाइनेंस द रोल आउट ऑफ अ न्यू कंपनी ओन बर्गर किंग रेस्टोरेंट। कंपनी IPO इसलिए ला रही है क्योंकि कंपनी को नए स्टोर और खोलने हैं। कंपनी चाहती है इंडिया में आगे बढ़ना, कंपनी इंडिया में नेक्स्ट 700 स्टोर खोलने का टारगेट रख रही है, इसलिए ये IPO ला रही है। और आपने देखा ये IPO में 450 करोड़ का फ्रेश इशू है, इसीलिए ज्यादा पैसे वो कंपनी रख रही है। और सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव है टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जो और भी कॉर्पोरेट पर्पस में यूज होते हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी फाइनेंशियल्स की। तो फाइनेंशियल्स को थोड़ा ध्यान से देखना, यहीं पे थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि क्या हमें इस IPO में अप्लाई करना है या नहीं करना, क्योंकि फाइनेंशियल्स देखने से थोड़े से वीक लग रहे हैं, थोड़े से क्या ज़्यादा ही वीक हैं। अगर हम बात करें लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट एंड लॉस की, तो 31 मार्च 2018 तक इनको 82 करोड़ का लॉस हुआ। 31 मार्च 2019 में अगर हम देखें तो इनका लॉस थोड़ा सा कम हुआ एज कम्पेयर टू 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2019 में 38 करोड़ का लॉस हुआ, बट 31 मार्च 2020 में जैसे ही कोविड का टाइम स्टार्ट हुआ, इनका लॉस बढ़ के दोबारा से 76 करोड़ हो गया। ठीक है, और अभी अगर हम 30 सितंबर की बात करें तो 118 करोड़ तक का इनको लॉस अभी हुआ है। अब ये बात ये ऐसी है, मैं मान सकता हूँ कि कंपनी लॉस में है। क्यों? कंपनी के लॉस में होने का एक रीजन है कि कंपनी एक्सपेंशन मोड में है। और ज्यादातर हमने देखा है जब भी कोई स्टार्टअप, जब भी कोई कंपनी एक्सपेंशन मोड में होती है तो वो लॉस शो कर सकती हैं। जैसे अगर हम इंडिया मार्ट की देखें, जब इंडिया मार्ट का IPO आया था तब वो कंपनी जो थी ना, काफी उसके फाइनेंशियल बहुत बढ़िया नहीं थे, मतलब लॉस मेकिंग नहीं, मतलब एक कह लो साउंड फाइनेंशियल्स नहीं थे। फिर भी कंपनी एक अच्छा बिजनेस था, बिजनेस मॉडल बढ़िया था, तो आज कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई। तो इसी तरह अगर हम मान सकते हैं कि बर्गर किंग चाहे आज लॉस में है, पर जो उनका टारगेट नजर आ रहा है, जिस चीज के लिए वो फंड रेज कर रही है और जिस हिसाब से उनकी ग्रोथ हो रही है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स तक बर्गर किंग प्रॉफिटेबल भी हो जाएगी और एक अच्छा रिटर्न दे सकती है अपने इन्वेस्टर्स को। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि बर्गर किंग के कितने इस टाइम स्टोर्स हैं। ठीक है, FY15 की बात करें तो बर्गर किंग के पास 12 स्टोर थे। FY16 में वहां पर ऐड हुए 37 और स्टोर, तो टोटल हो गए 49 स्टोर। FY16 में 12 स्टोर के ऊपर 37 स्टोर आए। FY17 में 49 तो हो ही गए थे, प्लस 39 और स्टोर खुले। उसके बाद FY18 में 88 स्टोर हो गए थे और 41 और खोले गए। फिर FY19 में टोटल स्टोर हो गए 129
और 58 स्टोर ऑल खोले गए। और FY20 में, फाइनेंशियल ईयर 20 में 187 स्टोर्स तो थे ही, और 73 स्टोर्स खोले गए, तो टोटल स्टोर हो गए 260। और अब बात करते हैं दिसंबर 26 का टारगेट जो उनका है, नेक्स्ट दिसंबर 26 तक उनको 700 स्टोर खोलने हैं। तो अगर हम बात करें बाकी QSR जो मैकडोनल्ड्स है, KFC है, सबवे है, डोमिनोज है, तो उनके कितने कितने स्टोर है, तो मैकडोनल्ड के इस टाइम लगभग 481 स्टोर हैं, सबवे के इस टाइम लगभग 541, KFC के 454 और डोमिनोज के तो बहुत ही ज़्यादा है 1354। बट फिर भी अगर हम देखें तो बर्गर किंग लगभग CAGR 85% की ग्रोथ से लास्ट 5 ईयर में स्टोर की ग्रोथ हुई है, CAGR 85%। अब हम बात करेंगे बर्गर किंग की IPO डिटेल्स के बारे में कि ये IPO ओपन कब हो रहा है। IPO ओपन हो रहा है December 2, 2020 और क्लोज हो रहा है December 4, 2020 में। इशू टाइप है बुक बिल्ट इशू, ठीक है। इशू साइज रखा गया है यहाँ पे 810 करोड़ का ये IPO है। फ्रेश इशू इसमें है 450 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 360 करोड़ की। फेस वैल्यू यहाँ पे रखी गई है ₹10 और IPO का प्राइस रखा गया है 59 टू ₹60 पर इक्विटी शेयर। मार्केट लॉट की बात करें तो आप 250 शेयर्स का यहाँ पे मार्केट लॉट रखा गया है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी 250 शेयर्स है, मतलब 1 लॉट। और लिस्टिंग होगी BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों में। अब हम बात करेंगे बर्गर किंग IPO की टेंटेटिव डिटेल और टाइम टेबल की। तो IPO ओपन हो रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया 2 दिसंबर और बंद हो रहा है 4 दिसंबर को। फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगी 9 दिसंबर 2020 को। इंटीमेशन ऑफ रिफंड, अगर तो आपको अलॉटमेंट हो गई तो आपके शेयर्स क्रेडिट होंगे दिसंबर 11 2020 को। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुई तो 10 दिसंबर को ही पैसे रिफंड आ जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि पैसे आने में 1-2 दिन लग भी सकते हैं, तो पैनिक ना होना, पैसे आपके आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप मेरे को व्हाट्सएप करो, मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो IPO की लिस्टिंग डेट यहाँ पे रखी गई है 14 दिसंबर 2020 की। आगे हम बात करते हैं बर्गर किंग की IPO के लॉट साइज की। तो मिनिमम 1 लॉट के लिए आप लगा सकते हो जो कि है 250 शेयर्स के लिए, उसका अमाउंट है 15,000। मैक्सिमम आप 13 लॉट लगा सकते हो जिसके टोटल शेयर्स होते हैं 3,250 और मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पर जाता है 1,95,000। बर्गर किंग की IPO की प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो इस टाइम 99.39% प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि इस IPO के बाद 60.08% की रह जाएगी। तब भी बहुत ही ज़्यादा बर्गर किंग की होल्डिंग है, अभी भी 50% से अबव है, तो 60% इज अ गुड प्रमोटर होल्डिंग। अब हम बात करते हैं बर्गर किंग की ग्रे मार्केट प्रीमियम की। ग्रे मार्केट प्रीमियम से डिसाइड हो जाता है कि क्या IPO प्रीमियम में खुलेगा या डिस्काउंट में, इससे एक अंदाजा मिल जाता है। हर बार ये नहीं होता कि ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब इसमें IPO में फायदा होएगा ही होएगा। वो कुछ भी हो सकता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम कभी कम भी हो, पहले ज्यादा शो कर रहा है, वो बाद में डिस्काउंट में भी लिस्टिंग हो सकती है, जो कि हमने SBI कार्ड में देखी थी, ठीक है। बर्गर किंग की IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं तो अभी लगभग 25 से 30 रुपए की ग्रे मार्केट प्रीमियम है। और अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 20 रुपीज भी ग्रे मार्केट प्रीमियम आ जाए तो 20 इंटू 250 लगभग 5,000 का हमें प्रॉफिट हो जाएगा एक लॉट पे। पर बात यह है कि क्या हमें इसमें अलॉटमेंट मिलेगी। अगर इन केस ये ओवर सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो चलिए देखते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी ठीक चल रहा है मार्केट में। अब हम बात करते हैं कि बर्गर किंग की IPO रिकमेंडेशंस की। तो CA प्रियंका चौधरी है जिन्होंने क्या है सब्सक्राइब कर सकते हैं। टॉप शेयर ब्रोकर है जिन्होंने क्या है सब्सक्राइब कर सकते हैं। ICICI डायरेक्ट ने भी क्या है सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ ब्रोकर इसको अवॉइड करने भी कह रहे हैं, बट आप अपने एडवाइजर से एडवाइस लो या खुद एनालिसिस करो। अब बात करते हैं मेरे व्यू की कि मेरा व्यू क्या है कि क्या इस IPO में आपको पैसा लगाना चाहिए या इस IPO को अवॉइड करना चाहिए। देखिए मेरा व्यू सिंपल है। मेरा व्यू क्या मैंने सोच के इस IPO में डिसीजन लिया है वो ये है, बर्गर किंग जो है ना वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंटरनेशनल QSR चेन है इंडिया में, ठीक है। ये इसके स्टोर जो इंक्रीज हुए लास्ट 5 ईयर में वो CAGR 85% के CAGR से स्टोर इंक्रीज हुए हैं। इस टाइम बर्गर किंग के 249 स्टोर्स ऑपरेशनल हैं एज ऑन 25 सितंबर 2020। कोविड थोड़ा ठीक हो रहा है, फुटफॉल इंक्रीज हो रही है, बिजनेस दोबारा से ठीक हो रहा है।
जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल हो रही है, डिमांड मार्केट में इंक्रीज होगी क्योंकि फुटफॉल इंक्रीज हो रही है। सिचुएशन नॉर्मल होगी तो फुटफॉल इंक्रीज होगी, लोग मार्केट में आएंगे तो बर्गर्स या कुछ ना कुछ खाएंगे, तो बर्गर किंग में जरूर फुटफॉल इंक्रीज होने से सिचुएशन पहले जैसी नॉर्मल धीरे धीरे हो जाएगी। और वो हमें धीरे धीरे नजर आ भी रही है। लास्ट 2 मंथ में काफी अच्छा रिस्पॉन्स बर्गर किंग को नजर आ रहा है। ठीक है, आगे इनकी मैनेजमेंट के बारे में बात करूँ तो मैनेजमेंट काफी प्रोफेशनलिज्म है उनके अंदर और काफी एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, बट अगर मैं इनके बात करूं प्रॉफिट और लॉस की, मतलब लॉस की बात करूं, तो लास्ट 3 साल से माना ये लॉस में है। बट लॉस में होने का कारण ये है कि कंपनी अभी एक्सपेंशन मोड में है। कंपनी जो अपने बिजनेस ऑपरेशंस है उसको बढ़ाना चाहती है, नए स्टोर्स खोलना चाहती है। तो जब भी कोई कंपनी एक्सपेंशन मोड में होती है तो वो लॉस शो कर सकती है। बट मुझे एक इस आईपीओ की पॉजिटिविटी क्या नजर आई, मुझे एक पॉजिटिव पॉइंट सबसे इस आईपीओ में जो सबसे बड़ा पॉजिटिव माइंड मुझे ये लगा कि आप देख रहे हो कि इस आईपीओ में फ्रेश इशू ज्यादा है एज कंपेयर टू ओएफएस। अगर हम बात करें पिछले 3 4 5 6 जितने भी प्रीवियस आईपीओ आए हैं, सारे के सारे आईपीओ में ओएफएस ज्यादा होता था, मतलब ऑफर फॉर सेल। इसका क्या मतलब है कि जितने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो एग्जिट करके निकल रहे होते थे, नए शेयर होल्डर्स को वो शेयर्स बेच देते थे। तो मतलब उनमें क्या नजर नहीं आता था कि उनमें कोई भी कंपनी आगे, मतलब ये जो फंड रेज कर रही है उनको कंपनी में नहीं लगा रही, सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ज्यादातर एग्जिट कर रहे होते थे। बट बर्गर किंग में मुझे ये एक बात ये अच्छी लगी कि यार कंपनी जो फंड रेज कर रही है मार्केट से और कंपनी की जो बिजनेस शेयर जिनको बेच रही है, जो शेयर होल्डर उनके बनने जा रहे हैं, वो जो पैसा उनको जो कंपनी रेस कर रही है वो कंपनी अपने स्टोर्स को बढ़ाना चाहती है, इसलिए पैसा रेस करा जा रहा है। तो मुझे ये चीज अच्छी लगी यार, कंपनी आगे बिजनेस को बढ़ाना चाहती है। तो अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो क्या पता हम भी उसमें बिजनेस में जैसे वो आगे बढ़ेंगे तो उसके साथ उनके शेयर होल्डर्स भी आगे बढ़ेंगे। तो ये मुझे इस आईपीओ में पॉजिटिव पॉइंट लगा। आगे मैं बात करूं तो कंपनी का टारगेट जो है 700 स्टोर का है टिल 2026 दिसंबर में। ठीक है, तो अब ये सारे पॉइंट्स को अगर मैं कंसीडर करता हूं तो मेरा व्यू ये है कि मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने जा रहा हूं। मैं इस आईपीओ को अप्लाई करूंगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इस आईपीओ में दोनों के लिए अप्लाई कर रहा हूं। अगर मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखूं तो मैं इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई कर रहा हूं और इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई कर रहा हूं। मैं कुछ शेयर्स को होल्ड करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए और कुछ शेयर्स में मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा। बट एक बात आप ध्यान रखना, अगर मेरे को अलॉटमेंट नहीं मिलती तो शायद क्या, मैं पक्का पूरे चांस है कि मैं इसको ओपन मार्केट से भी बाय करूंगा, क्योंकि मेरे को कंपनी का अपने एनालिसिस से कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा लग रहा है, मैनेजमेंट एनालिसिस से मेरे को कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा लग रहा है। ये एक मेरा पर्सनल व्यू है। ठीक है, तो मेरा जो पर्सनल व्यू यही है कि मैं इसमें आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। और अगर मेरे को लिस्टिंग नहीं मिलता तो मैं शेयर्स को होल्ड करने के लिए तैयार हूं जब तक कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है। चाहे वो नेक्स्ट 5 ईयर्स तक होल्ड करूं चाहे 10 ईयर्स तक, मेरे को नहीं पता, पर मैं होल्ड तब तक करूंगा जब तक कंपनी बिजनेस अच्छा करती रहेंगी। ठीक है, धीरे धीरे आपको मैं बता दूं कि इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने से मुझे लग रहा है कि आपको फायदा हो सकता है। बाकी मैं कहना चाहता हूं यार गाइस, ये मेरा एक पर्सनल व्यू है। आप इसमें इन्वेस्ट करने से पहले अपना एनालिसिस जरूर करना और अपने एडवाइजर से एडवाइस लिए बिना मत करना। बिजनेस थोड़ा सा इनका रिस्की है, तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं बिना एनालिसिस करे इसमें इन्वेस्ट मत करना। बाकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिल जाए। अगर ओवर सब्सक्राइब हो गया तो आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना बहुत ही मुश्किल है। बाकी अगर बर्गर किंग से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने का वादा करता हूं कि जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, व्हाट्सएप सीधा करिए, कुछ भी क्वेरी हो आप वहां पर मेरे से पूछ सकते हैं। हमारे साथ ज्यादा जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले। हमने इंस्टाग्राम में कंप्लीट कर लिया 1,18,000 फॉलोअर, तो अभी जाके हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए जिसका यूजर नेम है @financialadda.in। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।